गुड मॉर्निंग। अपने पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे कि कोल की एनालिसिस किस किस मेथड के द्वारा हो सकता है। हमने बताया कि कोल की एनालिसिस करने के लिए दो मेथड दिए गए हैं। एक को हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट मेथड और दूसरे को कहते हैं अल्टीमेट मेथड। अप्रॉक्सीमेट मेथड में क्या है कि अप्रॉक्सीमेट मेथड में हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को, दूसरा वोलेटाइल मैटर को, तीसरा क्या चीज एस का कितना परसेंटेज है और चौथा फिक्स्ड कार्बन का क्या परसेंटेज है। तो इन चारों चीजों को हम फाइंड आउट करते हैं। किसमें करते हैं? हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ कोल। मैंने बताया था कि दो टाइप हैं। दो टाइप कौन से? एक हम कहते हैं प्रॉक्सीमेट एनालिसिस और दूसरा जो हमारा टाइप है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। अगर बात करें प्रॉक्सीमेट एनालिसिस की, तो प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हम किन किन चीजों को फाइंड आउट करते हैं, किन किन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ये चार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका मॉइस्चर कंटेंट, कितना मॉइस्चर कंटेंट है कोल के अंदर। दूसरा है वोलेटाइल मैटर। तीसरा जो फाइंड आउट करते हैं हम लोग हैं वो है परसेंटेज ऑफ एस राख। और चौथा जो फाइंड आउट करते हैं वो है क्या चीज भाई? फिक्स्ड कार्बन। तो ये चार चीज की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है इसमें प्रॉक्सीमेट एनालिसिस से। हमने चारों के लिए फार्मूला भी आपको लिख के बताया है कि फार्मूला किस तरीके से लगाते हैं और कैसे आप इसे निकालते हैं। बात अगर अल्टीमेट एनालिसिस की करें तो अल्टीमेट एनालिसिस जो है ये नॉर्मली फोकस कर रहा है इस पर एलिमेंट के एनालिसिस। ये नॉर्मली जो है एलिमेंट एनालिसिस पर फोकस कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस में से एक है। इसी के द्वारा क्या हो रहा है? इसी के द्वारा कोल का क्या चीज फिक्स हो रहा है? प्राइस फिक्स हो रहा है। और साथ ही साथ जो रैंकिंग है कोल की, वो भी फिक्स किसके द्वारा हो रहा है? इस अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा हो रहा है। तो अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ओके, कभी न्यूमेरिकल पूछता है और कभी क्या करता है इसके बारे में लिखने को भी आता है। तो आपको दोनों चीजें जाननी होंगी प्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट के बारे में। ओके, अब हमने आपको बता रखा है, हमने बताया था कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट हमने बताया था कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये हम बता चुके हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये चीजें हमने पिछले टर्म पे देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने? बहुत ही आसान सी बात है, देख लेते हैं, कन्वर्स कर लेते हैं। अगर सपोज करिए कार्बन को आपको फाइंड आउट करना है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है किसी भी कोल में, देखिए क्या होगा कि कार्बन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन क्या है? ये कोल के अंदर पाया जाने वाला कार्बन है। और जाहिर सी बात है कोल का कंबशन कर रहे हैं, तो कंबशन किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो C+O2 चेंज इनटू CO। ओके, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन हम देख सकते हैं कि अगर सपोज करें कार्बन का 12 ग्राम एटॉमिक वेट है इसका, अगर इसका 12 ग्राम है तो इससे मिलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 44। ऐसा या सिंपली कह सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये बात भी ऐसी है, सेम बात है। अब वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि कोल का कंबशन किया जा रहा है और कोल के कंबशन के बाद क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये ब्रेक हो जा रहा है, ये हो रहा है।
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। ऐसे ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए सर ऐसे हमारे पास दो ट्यूब्स हैं इस तरीके ऐसा, और यहाँ कहीं पे क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है कोल, और जब कोल का कंबशन हो रहा है तो कोल जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड इस केवेज में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सपोज करिए आपने यहाँ पर KOH को ले रखा है, सपोज करिए KOH ये है, और KOH का सपोज करिए आपने कितना ले रखा है, सपोज कर लीजिए KOH का 10 ग्राम है, सपोज कर रहा हूं जिससे आप समझ सकें। अब क्या होगा, हमने कोल का कंबशन किया, कोल की कंबशन के बाद क्या हुआ, इसके साथ रिएक्शन हुआ, ऐसा रिएक्शन का प्रोडक्ट से बहुत पता नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये इसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, इसका वेट बढ़ जाएगा, यानी कि पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो दोबारा आप क्या करिए, KOH को फिर से आप क्या कर लीजिए, इसका वेट कर लीजिए, और सपोज करिए KOH का वेट कितना हो गया है, अब जो है 10 से बढ़ करके, सपोज करिए 10 से बढ़ करके कितना हो गया है, 10.5 सपोज करिए ऐसा होगा। ओके, तो उसने कितना ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, आसान सी बात है, कैसे निकल सकता है, 10.5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0.5, इतना क्या है, इतना जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है बना है। ओके, तो मैंने निकालने का तरीका आपको क्या बता के रखा था, कैसे मैंने आपको बताया था, देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, देखिए अब देखिए सपोज करिए कि 12.5 ग्राम जो है ये बराबर है x, बाद में रखेंगे, सपोज कोई x ग्राम क्या है, इंक्रीज कर गया है वेट, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं कि 44 ग्राम, देखिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कितना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये हो सकता है, देन 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कितना, 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा, इतना ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। और अगर बात करें x ग्राम की, अगर हम बात करें x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे x बढ़ रहा है, वो कितना करेगा भाई, वो करेगा 12 into x upon 44 ग्राम ऑफ, ऐसा। अब क्या करना होता है, हमको निकालना क्या होता है, हमको निकालना होता है परसेंटेज, हमें फाइंड आउट करना होता है परसेंटेज वेट निकालना होता है। अगर हम परसेंटेज वेट निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज कर लीजिए कि आपने क्या ले रखा था, सपोज करिए आपने z ग्राम क्या ले रखा था, कोल, z ग्राम ऑफ कोल टेकन, ऐसा। ओके, तो कैसे निकलेगा भाई, इतना ग्राम कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, 12 into x upon 44 divided by z ग्राम, ऐसा, and then multiplied by 100, परसेंटेज हम निकालना है, कितना आपका आएगा, इतना ग्राम आपका आएगा परसेंट में, ये निकालने का तरीका। ये फार्मूला हमने पिछली बार भी देखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, और आप इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले की सहायता से आप कार्बन को निकाल सकते हैं, यानी कार्बन का क्या निकाल सकते हैं, कार्बन का पूरा जो है परसेंटेज जो है इससे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जब कभी भी आपको कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है मेथड में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के फार्मूले का आप इस्तेमाल करके कार्बन के परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को सपोज करिए हमें यहाँ ले रखना है, तो हाइड्रोजन के लिए कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, और हाइड्रोजन जो है, देखिए
कि हाइड्रोजन क्या करता होगा, H2 प्लस हाफ O2 गैस H2, यानी इसका 2 ग्राम जो है इसकी 18 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसे यहां पर भी होगा कैल्शियम क्लोराइड जो है यहां पर, अब इस रिएक्शन से बनेगा वाटर वेपर, इस वाटर वेपर जो होगा जब यहां से पास करेगा तो CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में। क्लियर है? हम जब यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड को लेंगे तो उसको पहले वेट कर लेंगे कितना वेट हमने लिया है। ओके, और फिर क्या करेंगे, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से दोबारा क्या करेंगे, इसकी वेट करेंगे। ओके, और फिर से क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लीजिएगा, जैसे यहाँ निकाला गया, और डिफरेंस जब निकल जाएगा तो फिर से डिफरेंस को आप कुछ मान लीजिए, मान लो डिफरेंस वही है, मतलब वाई ग्राम क्या बना है, वाटर बना है रिएक्शन से, वाटर वेपर बना है रिएक्शन से। सेम नंबर लेंगे जब बिल्कुल सेम हो जाएगा, सेम कैसे हो जाएगा कि भाई देख लीजिए यहाँ पे 18 ग्राम H2O क्या हो जाएगा, देखिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए देख लेता हूँ। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में लिख रहा है हाइड्रोजन 18 ग्राम H2O contain कितना, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सभी सहमत हैं इससे, सही है ना? तो 1 ग्राम वाटर में कितना होगा, 1 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना होगा, 2/18। ये बात क्लियर है सबको? ऐसे सपोज करिए x ग्राम इंक्रीज किया था, x की y सपोज करिए y ग्राम इंक्रीज कर दिया इस बार, कहीं y ग्राम H2O है बना, तो ये कितना कंटेंट करेगा भाई, y ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 * y/18 ऐसा। और जब परसेंटेज में अगर आप निकालना चाहते हैं, आप इसी वैल्यू को अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करिए, 2 * y/18, ये तो हाइड्रोजन का वेट हो गया पूरा। देन आपने कोल कितना माना है, z मान रखा है, कोल सपोज करिए z ही है, तो ये कोल का अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय, इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के परसेंटेज वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो ऐसे तरीके हैं, एक कार्बन की कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ लिखा है और वाटर के कैलकुलेशन के लिए मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोनों ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से चाहे कार्बन का परसेंटेज वेट हो चाहे हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, जो अगला एलिमेंट हम देखने जा रहे हैं वो अगला एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा नाइट्रोजन की एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन हमारा कितना परसेंटेज है, अभी नाइट्रोजन का अमाउंट फाइंड आउट करना है अल्टीमेट मेथड में। ओके, तो नाइट्रोजन जब भी फाइंड आउट किया जाएगा तो ज़ेडॉल मेथड इस्तेमाल करते हैं, ज़ेडॉल्स मेथड, ये मेथड इस्तेमाल होगा। मेथड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखते हैं, आप पढ़े नहीं होंगे हो सके तो ज़ेडॉल मेथड का इस्तेमाल होगा। ज़ेडॉल इज अ K ZEL DAHL एपिस्ट्रॉफी ऐसे ज़ेडॉल्स मेथड होगा। क्या समझने के लिए समझते हैं क्या होने वाला है। एक्चुअली कोल के अंदर का जो नाइट्रोजन है, ये कोल का नाइट्रोजन है, ये कोल का जो नाइट्रोजन है सबसे पहले इसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया है, लेकिन चूंकि कोल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो प्रोसेस बहुत स्लो है। प्रोसेस को थोड़ा तेज करना है तो हम क्या करते हैं भाई, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या किया जा रहा है,
कैटलिस्ट के फॉर्म में चाहे K2SO4 या फिर HgSO4 को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्रोसेस जो है ज़ेरडॉर्फ फ्लास्क में किया जाएगा और इस रिएक्शन से क्या होगा, इस रिएक्शन से क्या होगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। अमोनियम सल्फेट। तो जो पहले स्टेप का रिएक्शन ये है, किसमें हो रहा है, ज़ेरडॉर्फ फ्लास्क में होने वाला है। क्या होने वाला है कि जो कोल का नाइट्रोजन है उसको हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2SO4 एंड HgSO4, और क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है कोल का, दिस विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, देखते हैं कैसे रिएक्शन हुआ, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इस पर एक बार नजर डालते हैं। फिगर बना देंगे जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सीधा रखिए सर। ये सपोर्टिंग में है, इंस्ट्रूमेंट इसे सपोर्ट में है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ज़ेरडॉर्फ फ्लास्क है। और इस ज़ेरडॉर्फ फ्लास्क में क्या चीज़ है भाई, इस ज़ेरडॉर्फ फ्लास्क में हमने कोल को ले रखा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, कोल है एंड प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो कोल एंड कंसंट्रेट H2SO4 को ले रखा गया है। इसके प्रेजेंस में तो रिएक्शन जो है K2SO4 एंड HgSO4 के प्रेजेंस में होगा। ऐसा तो इस तरीके का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया, आप और अच्छे से बना सकते हैं। ये बस मैंने एक आइडिया आपको दिया है कि इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, इसके रिएक्शन से हमने बताया अमोनियम सल्फेट बनता है, तब अब इस अमोनियम सल्फेट को ट्रांसफर करना होगा दूसरे राउंड बॉटल फ्लास्क में। ओके, इसका बॉटल राउंड होगा ऐसा, तो उसमें ट्रांसफर करेंगे और बाकी का जो रिएक्शन है उसमें होगा। ओके, तो ये स्टेप का रिएक्शन याद रखिएगा। कोल का नाइट्रोजन react with concentrate H2SO4 in presence of potassium sulfate and HgSO4 gives to ammonium sulfate. Okay, next देखिए क्या करना है। अब इसको ट्रांसफर किया जाएगा
एक दूसरे फ्लास्क में जो राउंड बॉटम है, ऐसा कुछ ऐसा। ये स्टैंड है, यहाँ पर हीट करना है तो कैसे आपको बर्नर लगाना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले गाने लगाया था। तो कुछ नया नहीं बना रहे, एकदम सेम वही बना रहे हैं। सभी का बेस बराबर रखें। अगर ऐसा है तो सभी का बेस एक जैसा रखें, बस ठीक है। ये जाली है, इसके ऊपर रखा गया है जिसे यूनिफॉर्म हीट मिले, कुछ ऐसा। यहाँ से क्लोज है, जो भी गैस जाएगी ऐसे में, फिर इसको ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे पाइप से। इसको ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे पाइप से। और फिर से ये पाइप एक कंडेंसर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक नॉन एसिड का सॉल्यूशन है, नॉन एसिड का सॉल्यूशन है, इसलिए देखते हैं एक कंडेंसर यहाँ पर दिखाने के लिए, और यहाँ पर एक कंडेंसर है कुछ ऐसा, एक साइड से वाटर जाएगा ये, आगे देखिए। तो इस तरीके से कंडेंसर लगा दिया गया है और ये नॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया जाएगा यहाँ पे। और इंस्ट्रूमेंट को ठीक ठाक करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट लगा दीजिए, जिसे देखने में ठीक लगे। एक इंस्ट्रूमेंट में ऐसे सपोर्ट लगा दीजिए और फिर दूसरा एक सपोर्ट ये होंगे, कुछ ऐसा। तो वहाँ पर रिएक्शन से जो अमोनियम सल्फेट था, उस अमोनियम सल्फेट को क्या करिए, यहाँ लगाइए। तो यहाँ पर क्या किया आपने, अमोनियम सल्फेट लिया, आपने यहाँ पर लिया अमोनियम सल्फेट और इस अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कराइए एक्सेस ऑफ NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऐसा। तो क्या हो रहा है कि उस रिएक्शन में
जो अमोनियम सल्फेट था उसको ट्रांसफर करिए ऐसे राउंड बॉटल फ्लास्क में, और उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस रिएक्शन से क्या होगा, इस रिएक्शन से आप देखेंगे NH3 गैस बनेगी ऐसा, और ये NH3 गैस क्या होगी, ये NH3 गैस जो है इस तरीके से होती हुई कहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, और इस यहां से होती हुई क्या होगा, यहां पर पहुंचेगी, और उस NH3 को एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा एक नोन अमाउंट ऑफ एसिड में। ये क्या है, दिस इज अ नोन अमाउंट ऑफ एसिड, या स्टैंडर्ड कर लीजिए ना, स्टैंडर्ड सही है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड ये होगा। क्लियर है? तो क्या हमने सीखा यहाँ से कि जो अमोनियम सल्फेट है NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या होगा, NH3 गैस बन रही है, जो क्या हो रही है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड में जा करके वहां रिएक्शन कर रही है। यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा वो इस बात को देख लेते हैं। हो क्या रहा है, देखिए आपने लिया है अमोनियम सल्फेट ऐसा, और रिएक्शन हो रहा है एक्सेस ऑफ NaOH, एक्सेस ऑफ NaOH कहने का मतलब है 2NaOH ऐसा, और इसके साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, बन रहा है आपका सोडियम सल्फेट प्लस NH3 प्लस NH3 एंड प्लस H2, ये रिएक्शन हो रहा है। यानी इस रिएक्शन से क्या क्या चीजें बन रही है, इस रिएक्शन से आप देख रहे हैं सोडियम सल्फेट बन रहा है, और साथ ही साथ क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है, और साथ ही साथ वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब ये जो NH3 गैस बन रही होगी, यही NH3 गैस यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रही है, कहाँ पर भाई, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड में। ओके, और जब एसिड समझ लीजिए आपका H2SO4 है, तो H2SO4 अगर आपने ये रखा है तो फिर से क्या होगा, NH3 जो होगा H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन के फलस्वरूप फिर से क्या बन जाएगा आपका, फिर से अमोनियम सल्फेट आपका दोबारा बन के तैयार हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी जो रिएक्शन देखेंगे उस रिएक्शन से ही इस जगह जो रिएक्शन होगा, NH3 बना है और H2SO4 ले रखे हैं, इनके रिएक्शन से दोबारा जो होगा अमोनियम सल्फेट ही बनेगा ऐसा। तो ये सारे रिएक्शंस हैं, और इन रिएक्शन के साथ ही साथ क्या है, ये इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल को। ओके, और अब कैसे फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन यहाँ बहुत आसान सा है। हम लोग क्या करते हैं, सीधे फार्मूला लिख रहा हूँ आपको। अगर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये बराबर हो जाता है 1.4 इंटू N1 इंटू V1 अपॉन 11। ये हो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इट इज 1.4 N1 V1 अपॉन 11। अब N1 V1 में क्या चीज है ये देखिए, तो N1 इज अ, दिस इज अ नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन। V1 कितना वॉल्यूम एसिड ने क्या किया है, NH3 के साथ रिएक्शन किया है, इट मींस दिस इंडिकेट्स द यूज्ड वॉल्यूम ऑफ एसिड। सपोज करिए कि कहां गया, यहां आपने 50 ml लिया था, सपोज करिए कि 50 ml आपने एसिड लिया, ओके, तो 50 ml में से 50 ml ले लेना है आपको वैल्यू। आपको किस वैल्यू को लेना है, वो वैल्यू लेना है जिसमें NH3 के साथ रिएक्शन किया होगा। ओके, तो सपोज करिए कि रिएक्शन किया है 40 ml में, ये तो 10 ml क्या रह गया है, अनयूज्ड रह गया है, तो उस 10 ml को नहीं लेना है, हमें लेना है 40 ml को। पता कैसे चलेगा, तो फिर से क्या करना पड़ता है, इस एसिड का एसिड बेस टाइट्रेशन करना पड़ता है NaOH के साथ। ओके, तो जो अनयूज्ड वॉल्यूम है, जैसे 10 ml था यहाँ पे, तो अगर 10 ml अनयूज्ड है तो 10 ml क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जितना रिएक्शन करेगा टाइट्रेशन में, वो अनयूज्ड वॉल्यूम होगा। क्लियर है, तो टोटल ये होगा, अनयूज्ड वो होगा, तो टोटल में से अनयूज्ड को घटा देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, यूज्ड वॉल्यूम मिल जाएगा।
समझ आ रही है? क्या करना है, बहुत ही आसान सी बात बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। करना क्या है, कैसे निकालेंगे यूज्ड और अनयूज्ड, कैसे कहने का मतलब है, देखिए सपोज करिए आपने 50 ml लिया था एसिड का, ओके, तो अब आप क्या करिए, इस 50 ml का टाइट्रेशन करिए। किसके करना टाइट्रेशन भाई, इसका टाइट्रेशन करना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा सपोज करिए इस 50 ml में से 40 ml ने क्या किया है, NH3 के साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया, अमोनियम सल्फेट, ओके, तो बचा कितना 10 ml। तो जो 10 ml आपका एसिड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई, 10 ml ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ना। ये बात क्लियर है सबको ना? यानी टाइट्रेशन की जो रीडिंग आएगी वो किसको बताएगा, टाइट्रेशन की जो रीडिंग आएगी वो हमेशा बताएगा अनयूज्ड एसिड, अनयूज्ड एसिड को बताएगा ऐसा। और जब आपको अनयूज्ड एसिड मिल जाएगा और टोटल आपने लिया 50 ml, तो क्या करिएगा 50 से अनयूज्ड को माइनस कर दीजिएगा तो यूज्ड आपको बच जाएगा। जैसे 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 नहीं आ जाएगा, ये करना है, समझ आ रही है? तो वहां पर हमें क्या लेना है, वहां पर हमें लेना है यूज्ड वॉल्यूम ऑफ एसिड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, क्योंकि हमेशा यूज्ड वॉल्यूम ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि जो टोटल वॉल्यूम है इस टोटल वॉल्यूम को ले लीजिए, अगर आप टोटल वॉल्यूम लेंगे तो कैलकुलेशन जो होगा वो गलत आएगा, ठीक है? अच्छा, W W क्या है, जो आपने कूल लिया होगा, तो कैपिटल W इज अ वेट ऑफ टू X। इस तरीके से इस कैलकुलेशन की सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ज़ेरोडॉल मेथड है। अगर लिखने को भी आता है तो दो डायग्राम बना करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को आप दिखा सकते हैं। तो ये एक तरीका है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या यहाँ पे चीजें हुई हैं। तो देखिएगा सर, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पोल ले रहे हैं, ये स्टेप 1 है, दिस इज द स्टेप 1। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, कोल ले रहे हैं, और कोल का जो नाइट्रोजन है, कोल का नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना ले रहा है भाई, ये बना ले रहा है अमोनियम सल्फेट। तो पहला स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप क्या है, अमोनियम सल्फेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। कैसे, कोल का जो नाइट्रोजन है वो आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाँ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। कैटलिस्ट क्या है, K2SO4 है और HgSO4, ये कैटलिस्ट है, रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, ओके। अब इस अमोनियम सल्फेट को शिफ्ट करना है एक दूसरे फ्लास्क में, ये दूसरा फ्लास्क है, और इस दूसरे फ्लास्क में आपको क्या करना है, एक्सेस देखिए एक्सेस नहीं रखा है, अगर इसका आपका एक अमाउंट है तो इसको डबल कर दिया है NaOH को, तो एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे और क्या बनेगा भाई, NH3 गैस देखिए बन रही है ये, और उस NH3 गैस को क्या करिएगा, उसका दोबारा रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये बात होनी चाहिए। अमोनियम सल्फेट बन जाएगा और आपको यहाँ से निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है यूज्ड वॉल्यूम, अनयूज्ड नहीं यूज्ड। आपको निकालना क्या, दोनों क्या निकालना आपको भाई, आपको फाइंड आउट करना है यूज्ड वॉल्यूम किसका, एसिड का, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ एसिड। ऐसा तो टाइट्रेशन करना पड़ेगा किसके साथ, NaOH के साथ, इस एसिड का, तो आपको निकल जाएगा क्या चीज, अनयूज्ड निकल जाएगा, टोटल में से अनयूज्ड को माइनस करिएगा तो यूज्ड निकल जाएगा। फिर फार्मूला देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 N1 N1 is the molarity of acid, V1 is the used volume of acid and Gw is the weight of coal taken। तो इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से नाइट्रोजन के परसेंटेज वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा, अगला जो हमारा टर्म होगा, उसमें हम सल्फर को देखेंगे कि सल्फर के परसेंटेज वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।